फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और आज नई वीडियो जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम परीक्षा के लिए जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, वर्दी सीरीज दोबारा। जी हाँ, आपको एग्जामनाथ YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वर्दी सीरीज दोबारा। तो ये जो वर्दी सीरीज दोबारा है वो री एग्जाम के लिए आपके लिए वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेट ये 14वां हमारा होगा। इससे पहले मैं आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और ये सभी जो प्रैक्टिस है वो वर्दी सीरीज दोबारा प्लेलिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है बाग बाग होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा खुश होना। भैया बाग बाग हो गया, मेरा मन बाग बाग हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। खुश होना बोलते हैं, बाग बाग होने का मतलब खुश होना होता है दोस्तों। तो यहां पे ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त है, राही मासूम रजा है या अब्दुल बिस्मिल्लाह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भैरव प्रसाद गुप्त। जी हाँ, गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ये इनका क्या है? उपन्यास है। अगर भैरव प्रसाद गुप्त जी के कुछ अन्य हम उपन्यासों की बात करें तो एक तो गंगा मैया यहां पे आपको दिया गया है, इसके अलावा नोट कर लीजिए शोले। जी हाँ, शोले जो है ये भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। मसाल, शोले हो गया, नोट करते जाइए आप लोग, शोले, ठीक है। मसाल, ये सभी उपन्यास हैं, किसके उपन्यास हैं भैया? ये सब उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्ता जी के हैं, ठीक है। जंजीरें, जंजीरें, जंजीरें और नया आदमी, जंजीरें और नया आदमी, ये क्या है? ये भी जो है भैरव प्रसाद गुप्त जी का एक उपन्यास है। तो इसके अलावा अगर हम और सती मैया का चौरा, सती मैया का, सती मैया का चौरा, ठीक है। धरती, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, सेवाश्रम, ये सभी क्या है? आशा हो गया आपका, सेवाश्रम हो गया, ये सभी उपन्यास हैं और किसके हैं? तो ये सभी भैरव प्रसाद गुप्ता जी के हैं, ठीक है। काशी हो गया, कालिंदी हो गया, देखिए कितने सारे उपन्यासों के नाम मैंने बता दिए। आप इसको क्या करिए, एक बार अगर आपके जो है ये सामने पड़ा रहेगा तो आप पेपर में जब ऐसे जो है आते हैं प्रश्न तो कहीं ना कहीं आपको वो याद आ जाता है। देखिए कालिंदी हो गया, अंतिम अध्याय, तो ये सभी मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप सभी देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये सभी क्या है? ये सभी उपन्यास हैं भैरव प्रसाद गुप्ता जी के। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता भरना है, लिखी है, मैंने, उस, तुम या किसने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैंने। बिल्कुल, ये कविता मैंने लिखी है, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए, ठीक है। यहां पे 4 नहीं होना चाहिए, की पहचान कीजिए। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, नेकी का दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे लगेगा। तो पहले का डी से होगा, ये आपको कूट दिए गए हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा भैया ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये जो आपको दिया गया है मिलान करने वाला ए और बी, ये दोनों बिल्कुल सीधे सीधे लगेगा, ये एकदम सही लिखा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। मतलब चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, इसका मतलब ही होता है दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब होता है अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना।
नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करो और भूल जाओ, भला करो और भूल जाओ। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? मेघ के, समुद्र के, नदी के या गंगा के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा किसके हैं भैया? ये सभी शब्द आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। पयोधी हो गया, सिंधु हो गया, वारिस हो गया, जल निधि हो गया, सागर हो गया, जलधि हो गया, रत्नाकर हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पयोधी, सिंधु, वारिस, जलनिधि, सागर, जलधि, रत्नाकर, ये सभी किसके समूह हैं? ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। कहिए तो मैं लिख भी दूं, चलिए मैं लिख देता हूं। देखिए समुद्र का क्या क्या हो गया? पयोधी, सिंधु, ठीक है, वारिस। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत ध्यान से। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको हल्के में लेने की मतलब भूल ना करिएगा, बिल्कुल भी भूल करने की जरूरत आपको रत्नाकर। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेघ। तो भैया मेघ जो है, अब मेघ किसका पर्यायवाची है? तो मेघ भैया बादल का होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखो भैया, जलद, जलद भी किसका पर्यायवाची है? जलद भी जो है ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, घन, घन, बादल, आभ्र, ठीक है, आभ्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वारिद, पयोद, ठीक है, वारिद, और क्या है? पयोधी, ठीक है, पयोधी, पयोधी तो सॉरी, पयोधी किसका होता है? ये तो हमारा ये उसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। तो देखिए वारिद हो गया। इसके अलावा जो है पयोधी नहीं, पयोद होता है। क्या होता है? पयोद, पयोधी नहीं, पयोद। देखिए थोड़ा सा अंतर है, पयोधी, देखिए पयोधी तो हो गया समुद्र का, और पयोद है तो वो किसका होगा? बादल का होगा। नीरद, तोयद, ठीक है, नीरद, तोयद, ये सब किसके हैं? ये सभी आपके बादल के हैं। इसके अलावा नदी, नदी के कौन कौन से भैया पर्यायवाची हैं? तटनी, तटनी, तटनी माने नदी, सरिता, क्या होता है? सरिता मतलब भी आपने पढ़ी होगी कविताएं कक्षा 3, 4, 5 में हम लोगों को सरिता, सरिता नाम से एक कविता थी, मैंने बचपन में पढ़ी है। कूलवती, वाहिनी, ठीक है, कूलवती, वाहिनी, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी आपके नदी के, तरंगड़ी, नदी, तरंगड़ी, तरंगड़ी, ठीक है, तरंगड़ी, तरंगड़ी जो है ये भी आपका नदी का पर्यायवाची है। अब गंगा की बात कर लेते हैं। तो भैया गंगा में कौन कौन से हो सकते हैं पर्यायवाची? भागीरथी, मंदाकिनी, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, और बताइए, और बताइए, सुरसरिता, देव नदी, सुरसरिता, सुरसरिता और देव नदी, ठीक है, सुरसरिता, देव नदी, अलकनंदा, अलकनंदा, ये सब किसके हैं? अब देखिए ध्यान रखिए, सिर्फ सरता है तो नदी का है, सुर सरता है तो गंगा जी का होता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बार बार रिवाइज कराइए, अपने आप ये सारी चीजें रट जाने वाली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? महाओच, पौअक, नौइक, परो, उपकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल, जो परो धन उपकार लिखा है ये एक गलत संधि विच्छेद लिखा हुआ है, और होना क्या चाहिए भैया? सही होना चाहिए पर धन उपकार। क्या होता है? पर धन उपकार होता है, परो धन उपकार नहीं होता है, पर धन उपकार होगा। और ये कौन सा संधि है? ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि का यह उदाहरण है, पर धन उपकार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल बनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भैया रुद्र रस है। कौन है? रौद्र रस है। कौन सा रस होगा भैया? रौद्र रस होगा। अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति
या वस्तु को देखकर जो उत्पन्न क्रोध होता है, उसी क्रोध को रौद्र रस कहते हैं, और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है। तो यहां पे ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक सही शब्द की जोड़ी नहीं है। आपको बताना है कि वो कौन सा वाक्यांश है जो गलत है, मतलब वो जोड़ी गलत लिखी है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता उसे आगे कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरणीय क्या कहते हैं, उसे अनुकरणीय कहते हैं। इसलिए यहां पे ऑप्शन डी सही जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। तो भैया मोक्ष प्राप्त क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त। इसका जो हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। तो यहां पे हमको कौन सी विभक्ति मिली, को विभक्ति मिली है, इसलिए यहां पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बेटा, काका, चाचा या फूफा। देखिए बेटा का क्या होता है, बेटा का बेटे हो सकता है, लेकिन क्या काका का काके होता है, बताइए आप लोग। एक सा वचन, वचन का मतलब यही है एक वचन और बहुवचन। तो भैया बेटा का बहुवचन बेटे होता है। भैया मेरे 2 बेटे हैं, ये सही है, लेकिन क्या कभी काका का काके सुना है, चाचा का चाचे सुना है, फूफा का फूफे सुना है, नहीं सुना है ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा विकल्प सही होगा, आंसर ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, मनोअनाज, गोल आंखें या गुलाबी रंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मनोअनाज। बिल्कुल, मनोअनाज जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक का। अब परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहां पे मनोअनाज गुणवाचक विशेषण का नहीं, परिमाणवाचक विशेषण का सही विकल्प है। इसलिए सच्ची बात गुणवाचक विशेषण है, गोल आंखें भी गुणवाचक का है, गुलाबी रंग भी है, लेकिन मनोअनाज परिमाणवाचक विशेषण का, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे भैया क्या कहते हैं, उसे कहते हैं करण कारक। क्या कहते हैं, करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा या के द्वारा। से, द्वारा या के द्वारा, ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। और जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। इतनी बात समझ आई। जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए बाण से मारा तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। भगवान राम ने रावण को बाण से, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, बच्चे बस से स्कूल गए, तो बच्चे बस से गए। ठीक है, तो से क्या हो गया आपका, ये भी करण कारक का उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सकर्मक क्रिया के उदाहरण को पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सीता बीड़ा बजा रही है। देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है वो इसमें है। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहां पे सीता बीड़ा बजा रही है, ये उदाहरण सकर्मक क्रिया का है, इसलिए आंसर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मयाद बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण है। तो यहां पे आपको बताना है, देखिए आपको यही ढूंढना है कि इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जिसमें सही अव्यय के भेद हो।
ठीक है, तो इस लाइन में जो लाइन दी गई है इसमें कौन सा अव्यय यूज किया गया, कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए यहां पे एक चीज आपको बता दें, लेकिन पर अंडरलाइन होना चाहिए। उसने सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो यही जो यहां पे लिखा है रेखांकित शब्द, तो ये रेखांकित शब्द है, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो भैया ये समुच्चय बोधक अव्यय का वो जो है हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। और समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं, तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मिलाने वाले शब्द, जो मिलाने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहां पे लेकिन क्या है, ये मिलाने वाले शब्द है ना, तो ये समुच्चय बोधक हो जाएगा आपका। आंसर सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का सबसे अच्छा विकल्प निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नियत का जो सबसे अच्छा विकल्प है वह निश्चित होगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो भैया ऊष्म व्यंजन जो है कौन सा है, सा होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में आपका देखिए सा ये गोल वाला, फिर चुरुआ सा, दंती सा, ठीक है, और इसके अलावा हा, ये 4 ऐसे वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, ये 4 सा शा सा, गोल वाला सा, फिर चुरुआ सा, दंती सा और हा को ऊष्म व्यंजन माना गया है। तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे 4 में से कौन सा विकल्प सही लग रहा है, यही वाला सही होगा, आंसर सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए 2 बार घटा घटा आया है, और जब एक ही शब्द की 2 बार जो है पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हो तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनक ते सौगुनी, तो देखिए कनक कनक 2 शब्द होते हैं, एक का मतलब वहां पे कनक का है धतूरा, एक का मतलब होता है सोना। तो ऐसे यहां पर भी है घटा घटा, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, क्योंकि इस घटा का मतलब है काली घटा, घटा का मतलब यहां पे है बादल, और का घमंड घटा, घटा का मतलब यहां पे कम होना, इस घटा का मतलब होता है कम होना। तो कौन सा अलंकार होगा भैया, यमक अलंकार होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से। तो ये चलता है आपका क्रिया से। किससे पता चलता है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता, जैसे भी लिख दिया जाए सीता काम कर रही है, ठीक है, काम कर रही है, बात समझिएगा थोड़ा सा। तो भैया यहां तो हमको पता चल गया कि सीता नाम क्या है, सीता तो भैया एक लड़की है इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ऐसे लिखा हो कि वह जाता है और वह जाती है, तो अब तो यहाँ पे वह 2 बार आया है, तो कैसे पता करें कि ये वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो भैया ये क्रिया से पता चलेगा। ये किससे पता चलेगा, क्रिया से पता चलता है। यहां पे लिखा है वह, और लेकिन वह में आगे आया जाता, इसका मतलब लड़का है, तो ये वह हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। लेकिन जैसे यहाँ पे वह जाती है, अब जाति क्रिया को देखा, हम जान गए कि ये वाला वह जो है, तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से पता चलता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में गलत लिखा हुआ है, विकल्पों होना चाहिए, में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम। जब एक ही वर्ण की जो है पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब देखिए ता का वर्ण का जो है वहां पे क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहां पे देखिए रा 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 रा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। यहां पे ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी डेली आपको प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज मिल रही है और ये अनवरत जारी रहेगी। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल ने आपसे वादा किया है, और एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे जो भी वादा किया जाता है वो बखूबी
पूरा किया जाता है। तो अगर आप इस बार रोजगार चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो री एग्जाम होगा उसमें आप सिलेक्ट हो, तो ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। तो समय की देरी मत करें। अगर चैनल पे नए हो तो भैया तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और लोगों को भी और दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।